Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं और यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक जो है वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, मतलब अंश पूंजी का निर्गमन है या अंशों का निर्गमन है। लेकिन अंशों के निर्गमन, अंशों के प्रकार को समझ लेने से पहले हमें कंपनी के टाइप को समझना होगा कि वो कंपनी कौन सी हैं जो शेयर को इशू करती हैं। पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है, और अंशों का निर्गमन किस प्रकार होता है ये जानने से पहले हम कंपनी के प्रकारों को जान लें, अंश पूंजी के प्रकारों को जान लें, ताकि हमें अंशों का निर्गमन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर है, जिसमें हम शेयर कैपिटल और कंपनी पर कंसीडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सदस्यों की संख्या के आधार पर, मतलब नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बेस पर कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट जिसका है प्राइवेट कंपनी, पहला हो जाएगा प्राइवेट कंपनी और दूसरा हो जाएगा पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी या जिसको हम निजी कंपनी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी को इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में 268 में डिफ़ाइन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या है। तो प्राइवेट कंपनी वो होती है जो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, मतलब वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो जो कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफ़र पब्लिक में नहीं कर सकती वो प्राइवेट कंपनी है। और उस प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होंगे, तो उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ़ मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे और अधिकतम 200 होंगे। तो ये संख्या याद रखें। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 2 होगी और मैक्सिमम 200 होगी। इसके बाद आगे लिखा है कि जनसाधारण को अपने अंश और ऋण पत्रों को लेने के लिए आमंत्रण पर प्रतिबंध होगा। हमने अभी आपको बताया जैसा कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती, और एक प्राइवेट कंपनी में जो शेयर हैं या डिबेंचर हैं उनको परचेस करने के लिए पब्लिक ऑफ़र, जिसको हम बोलते हैं जनरली आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, वो नहीं किया जा सकता। तो आईपीओ कहाँ होता है? आईपीओ एक पब्लिक कंपनी में होता है। आईपीओ कहाँ नहीं हो सकता? तो ये एक प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता। तो एक प्राइवेट कंपनी की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको यहाँ बताए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि शेयर के ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध होता है, शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होंगे? 200 होंगे। और उनके जो भी शेयर्स और डिवेंचर होंगे उसके लिए आईपीओ नहीं हो सकता, मतलब कंपनी किसी भी हाल में पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती, पब्लिक को, जनता को शेयर खरीदने के लिए, डिवेंचर लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। इसके बाद आगे देख लेते हैं दूसरा प्रकार क्या है। तो कंपनी का दूसरा प्रकार उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर पब्लिक कंपनी है, जिसको हम सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो 271 में दी गई है। तो आप याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी का कौन सा सेक्शन है और पब्लिक कंपनी का कौन सा सेक्शन है। तो प्राइवेट कंपनी का 268 है, जबकि पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी का 271 है। जो चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी कि अंशों का हस्तांतरण नहीं हो सकता, मतलब शेयर ट्रांसफ़र प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब आपके द्वारा खरीदे गए अंशों को आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती, मतलब अंशों के लिए, ऋण पत्रों के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, ये प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो जनता को इस काम के लिए आमंत्रित कर देती है। अब प्राइवेट कंपनी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करेगी, जबकि पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स भी हम समझ लेते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 15 हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर
नंबर ऑफ़ डायरेक्टर यानी संचालकों की संख्या प्राइवेट कंपनी में 2 और 15 है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जबकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने होते हैं, 3 होते हैं। जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने होते हैं, 15 हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को बाज़ार में इशू नहीं कर सकती, मतलब पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर को पब्लिक ऑफ़र कर सकती है, अपने शेयर का पब्लिक ऑफ़र कर सकती है, मतलब वो जनता में अंशों और ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता के बीच में निमंत्रण दे सकती है। तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने जाना कि कौन सी कंपनी के पास क्या अधिकार हैं। अब इसके बाद जो मैटर अभी हमने आपको हिंदी में समझाया, वही मैटर आपको देखिए इंग्लिश में दिया गया है, और वही डेफिनेशन, वही सेक्शन आपको दिया गया है कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी शेयर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफ़र कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने, 200। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कहाँ तक हो सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ शेयर के बराबर हो सकते हैं, मतलब जितने शेयर कंपनी ने इशू कर रखे हैं उन शेयर के बराबर कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200 हैं, और पब्लिक कंपनी में 7 और नंबर ऑफ़ शेयर तक लिमिटेड हैं। अब आपको अभी हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होना चाहिए, 15 होना चाहिए। एक पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जो अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, जहां अंशों का हस्तांतरण हो सकता है, अंशों को बेचने के लिए जनता के बीच में निमंत्रण दिया जा सकता है, वो पब्लिक कंपनी होती है। और प्राइवेट कंपनी वो होती है जहां ना तो शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है और ना शेयर के लिए पब्लिक को कोई ऑफ़र या इन्विटेशन दिया जा सकता है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो आई होप आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में ये मैटर समझ में आ गया है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपको अंश के बारे में हम बता देते हैं। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 में 284 को यदि हम देखें, सेक्शन 284 में क्या बताया गया है, शेयर्स के बारे में बताया गया है कि अंश क्या होता है। तो अंश पूंजी का एक हिस्सा होता है, अंश पूंजी का क्या होता है, एक भाग होता है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, जिसको हम अंश कहते हैं। मतलब जो कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनमें से ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। और जितने भी ये पार्ट होते हैं वो इक्वल वैल्यू रखते हैं, मतलब एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो दूसरा शेयर भी 100 रुपये का होगा, तीसरा शेयर भी 100 रुपये का होगा। तो समान राशि में जब कंपनी की पूंजी को बांट दिया जाता है तो इनमें से समान राशि के प्रत्येक भाग को हम अंश कहते हैं। तो शेयर इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ डिवाइडेड इन इक्वल अमाउंट पार्ट, मतलब कि कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे समान राशि के भागों में बटी होती है, इनमें से प्रत्येक भाग को हम शेयर कहते हैं। मान लो किसी कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए है और ये 10 रुपये वाले शेयर में डिवाइड है, तो 1 लाख कैपिटल है, हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 बताइए ये क्या आया, 10,000 क्या आ गए, ये शेयर्स आ गए। और एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, एक शेयर की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 10 रुपये हो गई। तो एक शेयर 10 रुपये वाला है, 10,000 शेयर हैं और शेयर कैपिटल बोलेंगे तो कितनी है, 1 लाख है। इस तरीके से कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल अमाउंट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इनमें से प्रत्येक पार्ट को हम शेयर्स कहते हैं। अब शेयर का कुछ नेचर लिखा हुआ है तो वो आप यहाँ देख लें, लेकिन हम शेयर के 2 प्रकार बता देते हैं कि शेयर के टाइप क्या होते हैं। तो शेयर जनरली 2 ही टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, साधारण अंश या इनको समता अंश कहा जाता है।
तो इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में है। तो आपसे इक्विटी शेयर का अगर सेक्शन पूछा जाए तो इक्विटी शेयर का सेक्शन क्या होगा? इक्विटी शेयर का सेक्शन हो जाएगा 43, जिसमें टाइप ऑफ शेयर को समझाया गया है। 43 में इक्विटी शेयर भी है और 43 में ही प्रेफरेंस शेयर भी है। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं? कंपनी के वो अंश जिनको किसी भी चीज़ में कोई प्रेफरेंशियल हासिल नहीं होता, वो आपके इक्विटी शेयर कहलाते हैं या ऑर्डिनरी शेयर कहलाते हैं। तो इक्विटी शेयर का संबंध किससे है? इक्विटी शेयर का संबंध आपके कंपनी की ऑनरशिप से है। कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर समतांशधारी को किसी भी चीज़ का पूर्वाधिकार नहीं होता। जब कंपनी को लाभ होगा तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलेगा, समतांशधारियों को उनके बाद मिलेगा। तो कंपनी में जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पूंजी कौन पाएगा? पूर्वाधिकार अंशधारी यानी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल सबसे पहले लौटाई जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल बाद में लौटाई जाएगी अगर कंपनी बंद हो रही है। तो इस प्रकार से समता अंशों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी जिसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं उनको इस बात का प्रेफरेंस होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड उनको मिलेगा, और जब कंपनी टर्मिनेट हो रही है, कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस दशा में भी कैपिटल वापस पाने का अधिकार भी किसका होता है? पूर्वाधिकारी अंशधारियों का होता है। तो समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। समता और पूर्वाधिकार अंशधारियों में ये फ़र्क होता है कि समता अंशधारी कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारी कंपनी के वास्तविक मालिक नहीं होते। समता अंशधारियों पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो निश्चित नहीं होता, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, लाभांश की दर, वो निश्चित होती है। लाभांश क्या होता है? तो लाभांश लाभ का अंश है। हम किसी कंपनी में जब पैसे लगाते हैं तो उस पैसे लगाने के बदले में जो हमको वहाँ से प्रॉफिट का शेयर मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड इज़ द इनकम ऑफ शेयर होल्डर विच रिसीव्ड ऑन शेयर कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो भी कंपनी में पैसा लगाता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, तो उस शेयर पर मिलने वाली इनकम को हम डिविडेंड कहते हैं। और वो डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलता है? तो वो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलता है, मतलब पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलता है। समता अंशधारियों को ये लाभांश बाद में मिलता है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि और बेसिक आपके लिए क्या है। तो पूर्वाधिकार अंशों के बारे में हम आपको बता रहे थे कि देखिए इसका सेक्शन भी वही है जो सेक्शन आपका इक्विटी शेयर का है। तो 43 सेक्शन जो है वो समता अंशों का भी है और 43 सेक्शन जो है आपका पूर्वाधिकार अंशधारियों का भी है। तो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को हम समझ लेते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि इनके पास दो चीज़ों का पूर्वाधिकार होता है। कंपनी का समापन, कंपनी को जब लाभ होगा तो सबसे पहले लाभांश का भुगतान किसको होगा? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को एक निश्चित राशि मिलेगी, और इसके बाद अगर जब कंपनी का समापन होगा, कंपनी जब समाप्त कर दी जाएगी, कंपनी विघटित होगी, तो पूंजी का पुनर्भुगतान मतलब पूंजी की वापसी भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले होगी। तो इनके पास दो राइट हो जाते हैं जो इनको स्पेशल बनाते हैं। वो दो राइट क्या हैं? कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और कंपनी का जब टर्मिनेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले जो कैपिटल बैक होगी वो पूंजी वापस किसकी की जाएगी? तो वो पूर्वाधिकार अंशधारियों की जाएगी। पूर्वाधिकार के नाम में ही, इस नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें लिखा है पूर्व अधिकार। तो इसमें क्या लिखा है? पूर्व अधिकार। तो किस बात का पूर्व अधिकार? कंपनी को लाभ होने की दशा में लाभांश पाने का, और कंपनी जब विघटित हो रही है तो सबसे पहले पूंजी वापस पाने का। अब हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार समझ लेते हैं कि पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है असंचयी और दूसरा होता है संचयी, यानी नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव। जब किसी वर्ष में कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं होता
या कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होता तो उस वर्ष में पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश यानी कि डिविडेंड नहीं मिलता, बल्कि वो अगले वर्ष में अगर ले लेते हैं तो जब पूर्वाधिकारी अंशधारी अगले वर्ष में लाभांश ले सकते हैं तो उनका लाभांश, उनका डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेटिव हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। जैसे पहले साल इनको लाभांश दिया जाना था 50,000, लेकिन पहले वर्ष में नहीं दे पाए, अब दूसरे वर्ष में भी कितना हुआ 50,000, और दूसरे वर्ष में अब कंपनी देने की पोजीशन में है तो कंपनी इकट्ठा दे सकती है। और कितना दे सकती है, ये पूरा 1 लाख रुपए दे सकती है। तो इस तरीके से अगले साल जब पिछले साल का डिविडेंड भी एक साथ मिल जाए तो उसको संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। मतलब संचयी का मतलब ये होता है किसी एक साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल पाया तो दूसरे साल दोनों ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब आपके डिविडेंड का क्या हो गया, रिज़र्व हो गया। तो जिस डिविडेंड का रिज़र्व होता है उसको क्यूमुलेटिव कहते हैं, मतलब उसको संचयी कहते हैं। और जिस ईयर में डिविडेंड मिल गया तो ठीक, अगर ये डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल का ही मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिलेगा, तो उसको हम नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि पहले साल का अगर छूट गया है तो वो नहीं मिलेगा। अब दूसरे साल का डिविडेंड अगर मिलना है और कंपनी के पास पर्याप्त रकम है तो कंपनी इसी ईयर का पेमेंट करेगी, पिछले ईयर का नहीं। तो अगर ऐसा अधिकार होता है तो असंचयी कहलाता है कि जिस ईयर में प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। लेकिन पहले का भी मिलेगा, बाद का भी मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्यूमुलेटेड कहते हैं। तो ये पूर्वाधिकार अंशों के क्या हो गए, 2 प्रकार हो गए। अब आगे देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर और भी प्रकार के हैं, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, यानी कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हम कन्वर्टिबल कहते हैं। और जिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है उनको हम नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो कन्वर्टिबल का मतलब होता परिवर्तनशील, यानी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो कन्वर्टिबल हो जाएगा। और अगर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो उसको नॉन कन्वर्टिबल कहेंगे। तो इसके बाद अब 5वां टाइप देख लेते हैं कि 5वां टाइप आपको क्या दिया है, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? तो जब डिविडेंड मिल जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देने के बाद और इक्विटी शेयर पर भी डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ रकम कंपनी के पास बच जाती है तो उस रकम में भी अगर प्रेफरेंस शेयर को हिस्सा मिलेगा तो उसको हम पार्टिसिपेटिंग कहेंगे। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होगा कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो उसको हम पार्टिसिपेटिंग कहेंगे, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा तो उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग कहेंगे। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब वो होता है कि जहाँ लाभांश के बाद भी लाभ में कुछ भाग हमको मिल रहा है तो पार्टिसिपेटिंग हो गया, और कुछ भाग नहीं मिल रहा है और निश्चित लाभांश ही मिल रहा है, मतलब सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भागयुक्त कहते हैं, और एक्स्ट्रा अगर नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अभागयुक्त, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें जो अभी हमने आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बताए, मतलब संचयी और असंचयी बताए, ये वही दिए गए हैं। जो हिंदी में आपको समझाया गया वही इंग्लिश में है, तो इनको आप देख सकते हैं आसानी से और समझ भी सकते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। क्यूमुलेटिव वो होते हैं कि जिनमें डिविडेंड हमारा क्या होता है, एक साल अगर हमको ये नहीं मिल पाया तो उसको ऐड कर लिया जाएगा, अगले साल मिल जाएगा, और एक साल का डिविडेंड अगर उस साल मिल गया तो ठीक, नहीं तो दूसरे साल वो डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसको नॉन क्यूमुलेटिव कहेंगे। कन्वर्टिबल वो हमने बताए जिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टिबल, और जिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टिबल।
पार्टिसिपेटिंग वो होंगे जहाँ डिविडेंड के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हमको मिलेगा तो पार्टिसिपेटिंग, और डिविडेंड के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग उसको कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब इसके बाद और भी दिया गया है, तो गारंटेड प्रेफरेंस शेयर हैं, रिडीमेबल हैं और इररिडीमेबल हैं। तो अब गारंटेड समझ लेते हैं कि किस बात की गारंटी मिली है। जब डिविडेंड की गारंटी दे दी जाती है कि हर साल आपको डिविडेंड हर हाल में दिया जाएगा, मतलब डिविडेंड आपको कंपलसरी तौर पर मिलेगा और डिविडेंड को जो है उसका पेमेंट हमेशा हर बार टाइम पर ही होगा, तो उसको इस बात की गारंटी देना, वो प्रेफरेंस शेयर जिस पर इस बात की गारंटी मिली है कि हमें डिविडेंड टाइम पर मिलेगा और हमें डिविडेंड बिल्कुल निश्चित है कि मिलेगा ही। तो जब डिविडेंड की गारंटी दे दी जाती है तो उसको गारंटेड प्रेफरेंस शेयर कहते हैं।